नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी की प्रख्यात लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी जिसका शीर्षक है कोख का दर्प। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मेहरी आई है, मीता ने आकर बताया। आई है तो मैं क्या करूं? क्या जाकर आरती उतारूं? मैंने रूखे स्वर में कहने की कोशिश की, पर सच तो यह था कि मेहरी के शुभागमन की बात से ही मन हल्का हो आया था। 3 दिन से उसकी बाट जोहते आंखें पतरा गई थीं, हाथ छिल गए सो अलग। मम्मी, आप उसे जरा डांटिए तो, अमित ने कहा और दोनों मुझे ठेलकर आंगन तक ले गए। मेहरी इस इत्मीनान से बर्तनों में जुटी हुई थी जैसे अपनी दीर्घ अनुपस्थिति का उसे भान ही न हो। मैं भी छेड़ना नहीं चाहती थी, पर दोनों दुष्ट जाली के पीछे खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार चूक गई तो ऐसा मजाक बनाएंगे कि बस। बाई सुनो, मैंने आवाज को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा। जवाब में उसने सिर भी नहीं उठाया, उल्टे हाथ रोककर सिसकने लगी। मैं हैरान रह गई। क्या मेरी आवाज में सचमुच इतना दमखम है? तुम्हें तो बस रोना अच्छा आ गया है, मैंने हथियार डालते हुए कहा। बहू जी, कमली। कमली? क्या हुआ कमली को? मैंने घबराकर पूछा। 5 साल की गुलगोथनी बच्ची मेरी आंखों के सामने घूम गई। मुझे अमित पर कोफ्त हो आई। वह तो बस सिर पर सवार हो गया कि डांटिए इसे। पहले कुछ पूछताछ करनी चाहिए कि नहीं? भाई बताओ तो क्या हुआ? उसकी सिसकियों का तार जरा थमा तो मैंने कहा। बहू जी, उसका कल कागद हो गया। कागद मतलब? मतलब रामकुमारी ने कल गोद ले लिया। पंचाट बैठी थी, उसी ने कागद बनाया। धत तेरे की, इतनी देर पता नहीं मैं क्या समझी, कितना उल्टा सीधा सोच गई थी। अब रामकुमारी से कमली का रिश्ता कोई नई बात है? मेहरी अक्सर ही तो उसके बारे में बताती रहती है। रामकुमारी उसकी पड़ोसन है और गांव के रिश्ते में बहन लगती है। 2 लड़के हैं, हाई स्कूल में पढ़ने वाले, पति चपरासी है। बीबी को कहीं काम नहीं करने देता, दिन भर रानी बनी बैठी रहती है और कमली से मन बहलाया करती है। मेहरी की तीनों बेटियों में वही सबसे मस्त मौला है। बड़ी वाली विमली तो दिन भर छोटी बबली को लादे लादे झुक चली है। उसे माँ का हाथ भी बटाना पड़ता है और गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। इतनी सी उम्र में ही बुजुर्ग लगने लगी है। पिता के राज में भी कोई ज़्यादा सुखी नहीं थी, पर पिछले साल उनकी भी हैजे से मृत्यु हो गई। तब से तो बिमली के चेहरे पर एक स्थायी अवसाद का भाव उतर आया है। कमली दिन भर पड़ोस के घर में खेलती रहती है, इसलिए उसे ना तो घर के दुख से सरोकार है न दारिद्र्य से। हरदम हंसती खिलकती रहती है। गंगाबाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। कम से कम एक की चिंता तो दूर हुई। वहाँ वह ढंग से खाएगी पिएगी, अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, अच्छे घर में जाएगी, और फिर कहीं दूर भी नहीं है, दिन भर तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। वैसे भी तो उन्हीं की यहाँ बनी रहती थी। पर तब कागज तो नहीं बना था बहू जी, उसने कहा और फिर सिसकने लगी। उसका तर्क बेजोड़ था। दिन भर खेलना और बात है और कागज बन जाना और बात। दुख में उसने कल से चूल्हा भी नहीं जलाया था। रामकुमारी ने पंगत दी, वहाँ नाम को मुंह जुठार कर चली आई थी। मैंने फिर उसे कड़क मीठी चाय बनाकर पिलाई, बच्चों के लिए कुछ नमकीन और कुछ बिस्किट दिए। तब कहीं जाकर उसका आवेग थोड़ा कम हुआ। उसके जाते ही बच्चों ने मुझे आड़े हाथों लिया। सच मम्मी, आपको घुमाना तो मेहरी खूब जानती है, रोज एक से एक बहाना गढ़ लाएगी। थोड़े से टसुए बहा दिए कि बहू जी फ्लैट। क्या गजब की एक्टिंग मारी है, वाह। नहीं रे, वह एक्टिंग नहीं थी। कैसे बताती कि यह रुलाई मैंने पहली बार नहीं देखी है। बचपन में माँ को कितनी बार इस तरह बिखरते देखा है। पहले तो वह सबके सामने ही बिखर जाती थी। 1-2 बार बाबूजी ने कुछ कड़ी बातें कह दी थी, तब से छुप छुप कर रोया करती। दिन भर उदास बनी रही मैं। 4 बजे मीता बिना कहे मेरे लिए चाय बना कर ले आई। फिर पास बैठकर प्यार से पूछने लगी, मम्मी, सुनील की याद आ रही है? ना, सुनील मामा को क्या हुआ? कॉमिक पढ़ता हुआ अमित एकदम कुर्सी से उछला। कुछ नहीं हुआ, आप अपनी किताब में ध्यान लगाइए। छोटी बहन के झड़के जाने पर अमित ने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी ओर देखा, पर मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर फिर से अपनी किताब में डूब गया।
किताब सचमुच मज़ेदार रही होगी, नहीं तो लड़ाई का इतना अच्छा अवसर वह छोड़ता नहीं। मुझे हंसी आ गई। दोनों मेरे ही बच्चे हैं, पर दोनों की संवेदनशीलता में कितना अंतर है। लड़के तो बस ऐसे ही होते हैं। माँ का मन पढ़ना तो लड़कियों को आता है। बिना कुछ कहे ही नन्ही मीता कितनी दूर तक सोच गई, और ये महाशय सुनकर कुछ न समझ सके। बचपन की याद है। माँ के उन उदास क्षणों को हम ही दोनों बहनें ही तो झेलती थीं, साई की तरह साथ लग जाती थीं। उतने ही क्षणों के लिए हम माँ की अतरंग सहेलियां बन जाती थीं। किसी को पता भी नहीं चलता और हम जान जाती कि आज माँ रोई हैं, आज उन्हें किशु की याद आई है। और याद आने का कोई एक बहाना था। कभी कोई गीत सुनकर, कभी किसी बच्चे को देखकर, कभी किसी त्योहार पर, तो कभी किसी तारीख पर। तब बुआ पर इतना गुस्सा आता। छलिया बुआ, मायाविनी बुआ, जो हमारे देखते देखते नन्हे किशु को झपट कर ले गई थीं। यही शीला बुआ पहले इतनी अच्छी लगती थीं, जब भी आती घर गुलजार हो उठता। कितना लाड़ करती थीं हम सबको। ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आती थीं, कपड़े बनवा कर देती, पिक्चर दिखाने ले जाती। हमारे अभावग्रस्त जीवन में वे दिन त्योहार के समान होते जब बुआ यहाँ आती थीं। फिर एक बार कानों में भनक पड़ी कि बुआ हम में से किसी को गोद लेना चाहती हैं। उस खबर ने हम सबको कुछ दिनों के लिए कल्पना लोक में पहुंचा दिया। बुआ का शानदार बंगला, चमचमाती कार, नौकरों की पलटन, गहने कपड़ों का ढेर, स्वर्ग का सुख और किसे कहते हैं। मन ही मन हम सभी अपने को बुआ का प्रिय पात्र समझते थे और उनके अधिक निकट होने को उत्सुक थे। पर माँ उन दिनों एकदम उग्र हो उठी थीं। हम पांचों पर अपने आंचल का साया फैलाकर विद्रोह पर उतर आई थीं। कोई आलू बैंगन नहीं है कि मांगने पर उठाकर दे दूंगी, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं ये। बाबूजी डांटते, पागल हो गई हो, ममता में ऐसी अंधी हो रही हो कि बच्चों का कल्याण भी तुमसे नहीं देखा जाता। तुम नहीं दोगी तो क्या उनका काम रुक जाएगा? तुम्हारा देवर तो उधार खाए बैठा है। शीला की भी नंदे हैं, देवर जेठ हैं, कोई भी अपना बच्चा दे देगा। सभी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। वह तो शीला को अपने बच्चों से मोह है, इसीलिए। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए। मोह में पड़कर अवसर खो दोगी तो कल को ये बच्चे ही तुम्हें कोसेंगे। दिन रात बाबूजी का भाषण सुनते सुनते माँ का विरोध भोथरा पड़ता गया और एक दिन उन्होंने हाँ कर दी। बाबूजी तो ऐसे खुश हुए थे उस दिन जैसे लॉटरी निकली हो। माँ की स्वीकृति मिलने भर की देर थी, बाकी सारे काम फटाफट हो गए। बुआ ने अधिक दिनों तक किसी को पशुपेश में नहीं रखा और घोषणा कर दी कि वे किशोर को गोद लेना चाहेंगी। 8 साल का किशु हम सब में सुंदर, गोरा चिट्टा, पढ़ाई में भी अच्छा ही था, बुआ से हिला भी था, या शायद बुआ ने जानबूझकर उसे सबसे ज़्यादा प्यार दिया था। कितना कठिन होता है कलेजे के टुकड़े को दूसरे को सौंपना। बेटी की विदा भी इतनी करुण नहीं होती। आज भी वह प्रसंग याद आता है तो मन कांप उठता है। लड़कियां तो होती ही हैं पराई अमानत। उनके जन्म के साथ ही यह बात मन में बैठ जाती है, पर लड़का भी नाम गोत्र बदलकर पराए घर जाने लगे तो माँ का दुख सीमातीत हो जाता है। दत्तक विधान इतनी धूमधाम से संपन्न हुआ जैसे कि कोई शादी हो। किशोर शर्मा एकदम सुनील त्रिपाठी हो गया। बेटे की माँ बन जाने की खुशी में बुआ ने सबको दावत दी, पहरावनी की। उन लोगों के जाते ही घर ऐसा सूना हो गया जैसे बेटी विदा हो गई हो। रात मैंने इनसे कहा, पता है मेहरी की लड़की पड़ोसी की गोद में चली गई है। बेचारी इतना रो रही थी। इसमें रोने की क्या बात है? कोई छीन कर तो ले नहीं गए होंगे वे। इसकी सहमति से ही तो हुआ होगा सब। तब भी दुख तो होता ही है ना। अरे छोड़ो भी, वह तो गोद ही गई है। बच्चे मर भी जाते हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन रोग आ लेते हैं, अगले साल दूसरा आ जाता है। अपनी ओह से सारी बात बड़ी आसानी से समाप्त कर वे सो गए। रात में वैसे भी उनके पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता। मोहल्ले की राजनीति, अड़ोस पड़ोस की निंदा स्तुति से भी वे दूर भागते हैं। फिर नौकरा चाकरा की तो बात ही नहीं उठती। लेकिन मैं देर रात तक जागती रही। बच्चों की संख्या क्या सचमुच दुख को कम कर देती है? फिर माँ क्यों इतना परेशान रही? क्यों दिन रात आंसू बहाती रही? बाबूजी कहते, चलो अब ठीक रहा, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, हिसाब बराबर। पर माँ का मन कभी इस हिसाब को स्वीकार नहीं कर पाया। जब भी कोई बच्चों के लिए पूछता, उनके मुंह से 5 ही निकलता। बाबूजी सामने होते तो आंखें तरेर देते। माँ कहती, 9 महीने पेट में रखा है, 7 साल तक पाला पोसा है, उसे कैसे नकार दूं?
बाबूजी का वश चलता तो मुझे भी दे डालते। उन्होंने एक बार कहा भी था, शीलू इसे भी ले जा, किशु की जैसी ही गोरी चिट्टी है, तेरे यहाँ रहेगी तो अच्छा घर वर पा जाएगी। बुआ ने तब मुंह बिचका दिया था। देर तक बुदबुदाती रही थी, कोई मैंने हॉस्टल खोल रखा है। बहुत अपमानित अनुभव किया था मैंने तब। माँ से बहुत लड़ी थी बाद में। क्यों कही बाबूजी ने ऐसी बात, और क्यों सह गई बुआ की झिड़कियाँ। मांग लेते अपने लाडले को, हमने थोड़ी ही भेजा था। 10 बार झोली फैला कर आई थी तब दिया था। पर बुआ का रौब ही कुछ ऐसा था कि बड़े भाई होते हुए भी बाबूजी उनकी बात पी जाते। इस रौब का रहस्य तो दीदी की शादी में खुला। बुआ किसी मामी मौसी से कह रही थी, दुनिया में भाई बहन के यहाँ भात लेकर जाता है, हमारे यहाँ तो सब उल्टा रिवाज है। पूरे 5,000 का जेवर बनवा कर लाई हूँ और साड़ियाँ अलग। उन्हें शायद कमरे में मेरी उपस्थिति का भान नहीं था, या शायद वे भूल गई थी कि गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी जल्दी समझदार हो जाती हैं, या फिर मुझे सुनाकर ही कहा गया हो। सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई थी। माँ से बाद में कहा था मैंने, तुम्हें मेरे सिर की कसम है जो तुमने मेरी शादी पर बुआ से कुछ भी मांगा। मुझे कुंवारी रह जाना मंजूर है, पर किसी की भीख लेकर फेरे नहीं पड़ूंगी। दीदी की शादी में किशोर को पूरे 2 साल बाद देखा था। शुरू के दिनों में बुआ हर महीने 15 दिन बाद उसे मिलाने ले आती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया यह अंतराल बढ़ता गया। किशोर जब तक रहता सहमा सहमा सा रहता। बुआ का चौकस साया हम भाई बहनों पर मंडराता रहता। किशोर के नाश्ते का इंतजाम अलग से होता, उसके नहाने सोने की व्यवस्था हमसे भिन्न होती। उसे सुनील कहकर पुकारना पड़ता और वह नया नाम हमारी जबान पर कांटे की तरह चुभता। दीदी की शादी में तो फूफा जी के साथ किशु को भी पड़ोस में राय साहब के यहाँ ठहराया गया था। सारा परिवार जब यहाँ बासी पूड़ी और अचार का नाश्ता कर रहा होता, उन दोनों के लिए दूध और अंडे की व्यवस्था की जाती। सब लोग दही बड़े और इमरती पर हाथ साफ करते और उसे कॉर्नफ्लेक्स पर सब्र कर लेना पड़ता। तब हमारा कौर भी गले में अटकने लगता। पूरी शादी में वह एक ही दिन हमारे साथ पंगत में बैठा था। तब बुआ की नज़र बचाकर हमने उसकी पत्तल मिठाइयों से पूरी कर दी थी। पर जिस तरह डर डर कर वह खा रहा था, उसे देखकर पहली बार लगा था कि अब वह हमारा नहीं रहा। बड़े भैया की शादी में फूफा जी नहीं आ पाए थे। यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। बुआ चाह कर भी किशु को राय साहब के यहाँ नहीं भेज सकी। वह भी अब पहले का सा दब्बू नहीं रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। इतना सुदर्शन की आंख ठहरती नहीं थी। शादी से लौटकर चाचा ने बताया कि बारात में भी वही सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। 2-4 रिश्ते वालों ने तो वहीं बाबूजी को चाचा जी को घेर लिया था। जो भी मिलता बुआ को बधाई देता। बच्चे का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, आचार व्यवहार सभी की प्रशंसा होती। बुआ फूलकर कुप्पा हो जाती और माँ सुन सुनकर राख हो जाती। उन्हें लगता जैसे उनके मातृत्व का अपमान हो रहा हो। आखिर एक दिन भुनभुनाकर कह ही उठी, लड़का अच्छा निकल गया है तो इसमें इनकी कौन सी बड़ाई है। वह पेट में था तब मैंने 11 एकादशियाँ की हैं, 2 बार भागवत सुनी है। संस्कार तो वह साथ ही लेकर जन्मा है। पन्ना में थे हम लोग। उस समय मैं सांझ सवेर जुगल किशोर जी के दर्शनों को जाती थी। तभी ना इतना सुंदर निकला है, तभी तो उसका नाम किशोर रखा था। उन दिनों रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी, तभी तो लक्ष्मी उसके पैरों में लौट रही है। और हमारे समय शायद आपने सुदामा चरित्र का पाठ किया होगा। बड़े भैया एकदम बोल पड़े। माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। अपने जन्मजात दारिद्र्य के प्रति बड़े भैया का यह आक्रोश उन्हें शूल सा चुभ गया। बेचारे बड़े भैया ढंग से बीए भी नहीं कर पाए और उन्हें राज्य परिवहन में मुंशीगिरी के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। अच्छी शादी के सपने भी धरे रह गए। लड़की उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी, पर वह 10,000 नकद ला रही थी, जिनकी कुम्मी की शादी में सख्त जरूरत थी। बुआ दिन भर अपना बड़प्पन गाया करती। मरे ये लड़की वाले चैन ही नहीं लेने देते। रोज की डाक से फोटो और कुंडलियां चली आ रही हैं। घर पर तो मेला सा लगा रहता है। हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया लड़के की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए, पर उनकी बस एक ही रट रहती है, आप एक बार लड़की तो देख लीजिए। अब बताओ मैं कितनी लड़कियां देखूं और कितनों की बुराई मोल लूं। बेटे की माँ होने का दर्प उनके हर शब्द से छलक पड़ता। उनका वह दर्प माँ को बिच्छू का सा दंश दे जाता। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो अकेले में बड़बड़ाती रहती, बड़ी लड़के वाली बनती हैं, मांगे की चीज पर इतना गुरूर है, खुद पैदा कर लेती तो जाने क्या करती। मैं और दीदी समझाती, माँ जब एक बार दे चुकी तो बार बार कहकर अपने को छोटा क्यों करती हो।
माँ तड़प उठती। कोई आम अमरूद तो नहीं दिया है लली, कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दिया है। 9 महीने पेट में और 7 साल धरती पर पाला है। कहूँगी क्यों नहीं, 1000 बार कहूँगी। पर उनका यह कहना अपनों तक ही सीमित था। बुआ के सामने कभी हिम्मत नहीं पड़ती। उनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई जो थीं। दीदी की भैया की शादी में उन्होंने सहारा दिया था। सुनील की उतरन पुतरन से कुमार बना समरा घूमता था। साल 6 महीने में बाबूजी एका स्वेटर पा जाते थे। बुआ के मन से उतरी साड़ियाँ माँ के हमारे काम आ जाती थीं। लाख नफरत थी, पर मध्य वर्गीय शराफत का तकाजा था। सब कुछ सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ता था। बुआ का बरदहस्त न होता तो हम लोगों का अभावग्रस्त जीवन सचमुच चौराहे पर आ जाता। मुझे अपनी शादी के बाद सबसे बढ़कर खुशी इस बात की हुई थी कि अब अपने मन का अपने पैसों से खरीद कर पहन ओढ़ सकूंगी। लेकिन माँ तो इस अभिशाप से कभी मुक्त नहीं हो पाई। बुढ़ापे में भी चैन कहाँ है। केशव भैया नौकरी करने लगे हैं, पर वह भी तो एक नामालूम सी क्लर्क की। फिर उनकी अपनी गृहस्थी है। कुमार की पढ़ाई का खर्च दे रहे हैं, यही क्या कम है। इससे ज़्यादा देंगे भी क्या, कहाँ से देंगे। कभी कभार घर आ जाती हूँ तो उस जीर्ण शीर्ण गृहस्थी को देखकर मन तड़प उठता है। 3 बेटों की माँ अकेली असहाय खट रही हैं। बाबूजी की आंखें जवाब देती जा रही हैं। वे पेंशन पा गए हैं और दिन भर घर में बैठे चिड़चिड़ाते रहते हैं। घर हर तरफ से झूल रहा है, लगता है किसी भी दिन बैठ जाएगा। जितनी ललक से जाती हूँ, हर बार उतनी ही उदासी लेकर लौटती हूँ। पिछले अगस्त में मद्रास से दिल्ली जाते हुए किशोर 1 दिन के लिए रुका था। बोला, इधर से पास हो रहा था, सोचा इस बार एडवांस में राखी मना ली जाए। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ से नहीं बंधवाई है। गदगद हो आई मैं। तुरंत फुरत बाजार से राखी, मिठाई और उसके बच्चे के लिए सूट और खिलौने मंगवाए। बड़े उल्लास से उसने पटरे पर बैठकर राखी बंधवा ली। फिर मेरे पैर छूकर थाली में 100 का नोट रख दिया। हर्ष और विषाद का एक मिला जुला आवेग मन को मथ गया। बेचारे बड़े भैया चाह कर भी कभी 10 से ज़्यादा नहीं दे पाते और लेते समय मन में बराबर संकोच बना रहता है। इन 10 रुपयों से शायद उनकी 3 दिन की सब्जी आ जाती। मैंने नोट उठाकर उसकी जेब में डालते हुए कहा, केशु, अब मुझे इन रुपयों से मोह नहीं रहा। इसके बदले में मेरी एक बात रखोगे? कहो। माँ, बाबूजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लो, थोड़ा बदलाव हो जाएगा। बाबूजी का ठीक से चेकअप होना ज़रूरी है। हो सके तो आँख का ऑपरेशन भी करवा देना। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पैसे कहो तो भेज सकता हूँ, पर अभी उन्हें बुलाना तो। डैडी का हर्निया का ऑपरेशन होने को है, मेरे टूर की वजह से रुका रहा। फिर शायद पूरी सर्दियाँ भी मेरे पास ही रहेंगे। यूपी की ठंड अब उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनके रहते बाबूजी को लाना तो बहुत कठिन है। तुम्हें तो मालूम है, बाबूजी से उनकी पटरी नहीं बैठती। पटरी न बैठने का क्या सवाल है। बाबूजी तुम्हारे घर आएंगे, उनके यहाँ नहीं। क्या उनकी मर्जी से ही सब कुछ है? आखिर माँ बाबूजी का भी तो कुछ हक बनता है। जन्मदाता हैं वे तुम्हारे। क्या सिर्फ जन्म देने से ही कोई हकदार हो जाता है? उसने तड़प कर पूछा। उस दिन यह बात क्यों याद नहीं आई जब मुझे एक घर से उखाड़कर दूसरे आंगन में फेंक दिया था? अपने घर में मेरा रहने का हक भी जिन लोगों ने छीन लिया था, आज उन्हें अपने हक की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी, बाबूजी की जिद के सामने सब हार गए थे। किशु, तू नहीं जानता माँ कितना कितना रोती थी। माँ रो तो सकती थी दीदी, मेरे लिए तो उसकी भी मनाही थी। फिर माँ के साथ तुम लोग थे, मेरे साथ कौन था? एक अजनबी माहौल में निपट अकेला पड़ गया था मैं, और माहौल भी ऐसा जहाँ हर कोई उपहास करने के लिए, आलोचना करने के लिए तत्पर बैठा हो। मम्मी की जिद ही मुझे उस घर में ले गई थी, पर वहाँ हर कोई मेरा दुश्मन था। सोते जागते उठते बैठते मुझे चौकन्ना रहना पड़ता था, कहीं कुछ ऐसा न कह बैठूं या कर बैठूं कि मम्मी को मेरे लिए लज्जित होना पड़े। ऐसा न हो कि किसी बात के लिए मेरे दरिद्री अतीत को फप्तियाँ सुननी पड़े। एक संशय, पिशाच, एक आशंका का भूत हरदम मेरी पीठ पर सवार रहता। पढ़ते समय भी वह पीछा नहीं छोड़ता। परीक्षा देते समय भी यही भय मन में समाया रहता, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो। तेरे कल्याण के लिए ही किया था रे सब। बाबूजी शायद उतनी सुविधा नहीं जुटा पाते। हो गया ना कल्याण, अब उस स्तर पर जीना भी पड़ता है। फिर शिकायत क्यों? दीदी, एक 7-8 साल के बच्चे के लिए बंगला, मोटर, नौकर चाकर कोई अर्थ नहीं रखते। उसे माँ की आश्वस्त गोद चाहिए, पिता का प्यार भरा स्पर्श चाहिए, भाई बहनों का निष्कपट स्नेह चाहिए, अपने घर की सुरक्षित 4 दीवारी चाहिए। इनके बिना जो बचपन बीतता है वह कितनी यातना देता है तुम क्या जानो। सुनकर स्तब्ध रह गई मैं। बचपन में केवल उससे ईर्ष्या ही करते रह गए हम लोग।
इस पीड़ा को सचमुच हमने नहीं जाना था। हम लोग सिर्फ अपना माँ का दुख बड़ा करके देखते थे, कीशु के लिए कभी सोचा ही नहीं। एक अपराध बोध मेरी संपूर्ण चेतना पर छा गया। जाते समय उसने ₹2 मेरे आंचल में बांध दिए और बोला, चिंता मत करना दीदी, जैसे ही सुविधा होगी मैं बाबूजी को लिवा ले जाऊंगा। तुम भी कभी छुट्टियों में बच्चों को लेकर मद्रास आओ ना, अच्छा लगेगा। इस बात को भी अब साल भर बीत चला है। माँ बाबूजी अब भी कस्बे के खस्ताहाल मकान में बने हुए हैं। मैं जानती थी किशोर उन्हें नहीं ले जाएगा। डैडी यानी फूफा जी का तो बहाना है, दरअसल वह सुवर्णा से डरता है। वह तो बाबूजी के नाम से ही बिदकती है। शादी के बाद माँ के बहुत मनोहार कहने पर बुआ बहू बेटे को लेकर घर गई थीं। बहू के कटे बाल, रंगे होठ, बड़े हुए नाखून, खुले ब्लाउज और ऊंचे जूतों को लेकर बाबूजी दिन भर नाक भौं सिकोड़ते रहते। उसके सिर न ढकने पर उन्हें कोफ्त होती। वह उनके सामने बैठकर पेपर पढ़ने लगती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। जिस दिन उन्होंने उसे पति को नाम से पुकारते हुए सुना था, उस दिन तो हद ही हो गई थी। माँ का समझाना बुझाना सब व्यर्थ हो गया था। यह सारा प्रसंग मुझे सुनाते हुए माँ ने कहा था, जिनकी बहू है वे तो कुछ नहीं कहते, ये बेकार में अपना खून जलाते हैं। उसे कौन सा रोज रोज यहाँ आना है, एक ही बार में भरपाई होगी वह तो। मैं हैरान थी कितनी आसानी से माँ ने सुवर्णा को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। किशु के लिए बार बार बिसूरती माँ अब कितनी निर्लिप्त हो गई हैं। कोई महीना भर ही बीता होगा। मीता ने कहा, मम्मी जरा खिड़की से देखो तो। देखा तो गोल मटोल कमली को गोद में उठाए गंगा हाँफती हाँफती चली आ रही है। आज ये तुम्हारे साथ कैसे? अब ये घर ही में रहेगी बहू जी? मतलब? मैं तो लौटा ले आई मोड़ी को। क्यों? बस अपने घर में रहेगी, जो रूखा सूखा हम खाएंगे ये भी खाएगी, मोटा झोंटा जो हम पहनाएंगे पहनेगी। भाग वाली होती तो किसी सेठ साहूकार के यहाँ पैदा होती, मेरे यहाँ आई है तो ऐसे ही रहेगी। अरे पर हुआ क्या? 2-4 दिन से देख रही थी बहू जी, उठते से ई रोज मरा स्लेट पकड़ा देता था और धमाधम शुरू। मेरा तो खून जल गया। अरे मार ही खानी है तो अपने माँ बाप की खाएगी, इसके लिए थोड़ी ही सौंपी थी मोड़ी। और तुम्हारी पंचायत का क्या होगा? पंचायत का क्या, फिर जोड़ लूँगी, एक खाना ही लगेगा, सबके सामने कागज फाड़ दूंगी। देवर जेठ से पूछ लिया है, उस समय तो वे ही आगे आए हुए थे ना। उनसे क्यों पूछूंगी, कोई उनकी जाई है। मैं उसका तमतमाया चेहरा देखती रह गई। रोती बिसूरती गंगा को देखकर उस दिन माँ याद आ गई थी, पर इस गंगाबाई के सामने माँ कहाँ ठहरती हैं। बच्चे हंस रहे थे। आपको फिर घुमा दिया ना गंगाबाई ने। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी कोक का दर्प। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।